नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहले वीडियो में हमने बाबर का विधिवत अध्ययन किया। बाबर की मृत्यु 1530 में 26 दिसंबर को हो जाती है। उसके 4 दिन बाद अर्थात 30 दिसंबर को हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है तो उसके सामने कई सारी परिस्थितियाँ उसके विपरीत होती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक अस्थिरता और राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। रीज़न ये है क्योंकि बाबर युद्ध तो जीत रहा था और काफ़ी सारा क्षेत्र भी उसने कवर किया था, जिस पे विजित किया था, लेकिन वहाँ पर वो शासन और प्रशासनिक व्यवस्था सही से सेटअप नहीं कर सका था, सही सुचारू रूप से पटरी पर ला नहीं पाया था। उसके पहले बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब सारा का सारा दारोमदार हुमायूं के ऊपर होता है। हुमायूं जब गद्दी अर्थात गद्दी पर बैठता है, शासन करना जब शुरू करता है, तो उसके सामने एक सरदार मेहंदी बदखसा कुछ रुकावटें पैदा करते हैं, लेकिन वो उन रुकावटों को बड़ी आसानी से पार करते हुए चला जाता है। बात अगर हुमायूं की करें तो जब हुमायूं गद्दी पर बैठा था उस समय उसके सामने जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं, उस समय उसके सामने 4 प्रतिद्वंदी ज़बरदस्त तरीके से अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे, अपना क्षेत्र बढ़ाने में लगे हुए थे। उनमें से थे शेर खां जिसको शेर शाह सूरी के नाम से आप जानेंगे, महमूद लोदी अफ़गान नेता, और नुसरत शाह। उधर गुजरात में बहादुर शाह भी अपनी शक्ति को बढ़ाने में ज़बरदस्त तरीके से लगा हुआ था। ये सभी जितने भी ये 4 इसके प्रतिद्वंदी थे, चारों अलग अलग अपना क्षेत्र बढ़ा रहे थे। ये एक अच्छी बात थी, चारों एक साथ नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन गुजरात से बहादुर शाह आगरे तक पहुंच चुका था और इधर शेर शाह सूरी भी आगरे तक अपना क्षेत्र फैला चुका था, और उधर नुसरत शाह और महमूद लोदी उसके खिलाफ षड्यंत्र की तैयारी कर रहे थे। बात हुमायूं की यहीं ख़त्म नहीं होती है। हुमायूं एक बहुत ही सोचा सुलझा हुआ एक शासक निकलता है, लेकिन उसकी कुछ छोटी छोटी गलतियाँ उसको एक सफल शासक बनने से रोक देती है। तो चलिए हुमायूं के पहले कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद में हम जहाँ हर पॉइंट पे एक्सप्लेन करेंगे तो उन पॉइंट के बारे में आप लिखते रहें, ठीक। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को होता है। 6 मार्च 1508 को होता है। इनकी माता बाबर की तीसरी बेगम माहम बेगम के पुत्र होते हैं। माहम बेगम बाबर की तीसरी बेगम थी, अर्थात तीसरी पत्नी। पिता बाबर थे। कामरान, अस्करी और हिंदाल ये हुमायूं के 3 अन्य भाई थे, और एक चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा था। कामरान, इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं की एक सबसे बड़ी असफलता ये थी कि उसने बाबर के द्वारा यानी अपने पिता के द्वारा जीते गए पूरे साम्राज्य को अपने भाइयों में बराबर हिस्सों में बांट दिया था। ये एक शासक की सबसे बड़ी कमजोरी थी। दूसरी चीज़, जिसके कामरान था उसको इसने काबुल और कांधार दे दिया की जागीर दे दी, अस्करी को संभल की जागीर दे दी, हिंदाल को अलवर की जागीर दे दी, और सुलेमान मिर्जा जो उसका चचेरा भाई था उसको इसने बदखसा, जो कि बदखसा के स्वयं सूबेदार था, बदखसा को उसने सुलेमान मिर्जा अपने चचेरे भाई को दे दिया। कामरान और अस्करी गुलरुख बेगम के पुत्र थे। गुलरुख बेगम बाबर की 5वीं बेगम थी, अर्थात 5वीं बीवी बाबर की जो थी वो गुलरुख बेगम थी। उनसे 2 संतानें थी, कामरान और अस्करी। हिंदाल दिलदार बेगम का बेटा था, और दिलदार बेगम बाबर की 6ठी बेगम थी, अर्थात 6ठी बीवी जो थी वो बाबर की दिलदार बेगम थी। हिंदाल को उसने अलवर की जागीर दे दी थी। सुलेमान मिर्जा को बदखसा, जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हुमायूं गद्दी पर बैठने के पहले कहाँ का सूबेदार था, तो हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है तो उसके गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहला उसका अभियान कलिंजर का अभियान था। कलिंजर का अभियान जब किया था तो उस समय वहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। प्रताप रुद्रदेव जो था इसने कलिंजर अभियान की घेराबंदी कर दी थी, जिसके चलते प्रताप रुद्रदेव ने एक संधि हुई, जिसके तहत उस संधि के तहत इसने कलिंजर के किले को छोड़ दिया और प्रताप रुद्रदेव उसके तहत स्वतंत्र हो गया। जो कि इतिहासकार बताते हैं कि अगर प्रताप रुद्रदेव को मार देता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इसने प्रताप रुद्रदेव को छोड़ दिया, अर्थात कलिंजर के शासक को छोड़ दिया, जिसके चलते हुमायूं की ये सबसे बड़ी भूल थी।
दूसरा 1532 में दोहरिया या दौरा का युद्ध, जो कि 1532 में होता है। इसमें हुमायूं ने अफ़गान शासक महमूद लोदी को परास्त किया और दोहरिया का युद्ध जीत लिया, जिसके चलते उसके बाद 1532 में ही यह शेर खां की ओर नज़र उठाकर देखता है, अर्थात शेर खां की ओर चलता है और वहाँ पर चुनार के किले की घेराबंदी कर लेता है। चुनार के किले की ये 4 महीने तक घेराबंदी किए हुए बैठा रहता था। आप इतिहासकार यहाँ ये कहते हैं कि किसी भी शासक को किसी भी किले की घेराबंदी करके बैठना शोभा नहीं देता है, समय की बर्बादी है। वहाँ पर उसको किले की घेराबंदी करने के बजाय उसको शेर खां से युद्ध करके उसको फटाफट केस को सॉल्व कर देना चाहिए था। लेकिन हुमायूं ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हुमायूं एक दयालु प्रवृत्ति का शासक था, जिसका एग्जाम्पल इसके पहले आप देख ही चुके हैं कि उसने उसके पिता के द्वारा जीती गई जितनी भी भूमि थी, जितना भी क्षेत्र था, उसको अपने भाइयों के बीच में बराबर हिस्सों में बांट लिया था। इससे उसी का उदाहरण यहाँ पर फिर दिखाता है कि चुनार के किले में 4 महीने तक घेराबंदी करता है और शेर खां बाहर नहीं निकलता है। लेकिन रसद विभाग अर्थात रसद का आयात निर्यात जो होता तो उसको उसने बंद कर दिया। तब शेर खां मजबूरी बस बाहर आता है। रसद खाने पीने की चीज़ों को रसद बोलते हैं। खाना पीना नहीं पहुँचेगा तो मर जाएंगे, इसलिए मरने से अच्छा कि उनकी स्वाधीनता अधीनता स्वीकार कर ले मुगलों की। हुमायूं की अधीनता उसने स्वीकार कर ली, लेकिन उसने ये कहा कि जो चुनार का किला है, चुनार का किला उसी के अंदर रहेगा, अर्थात उसका शासक शेर खां ही रहेगा, बशर्ते इसका जो भुगतान होगा वो करता रहेगा। इसके बदले उसने अपने कुतुब खां अपने पुत्र को हुमायूं के यहाँ अर्थात मुगलों के यहाँ सेवा करने के लिए छोड़ दिया। एक गारंटी के तौर पर अपने पुत्र कुतुब खां को उसने छोड़ दिया हुमायूं के यहाँ नौकरी के तौर पर। चुनार किले को ही पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्यकाल में पूर्वी भारत के द्वार किसे कहा गया, तो चुनार के किले को पूर्वी भारत का द्वार कहा गया। वहीं पर बात 1533 की करें तो यहीं पर 1533 बहादुर शाह एक्चुअली में गुजरात का ये शासक होता है और ये 1526 में जब गद्दी पर बैठता है गुजरात में, तो उसी वक्त ये मेवाड़ को जीत लेता है। मेवाड़ को जीतने के चलते ये एक शक्तिशाली शासक हो जाता है, जिसके चलते ये 1533 में दिल्ली की ओर बढ़ता है गुजरात से, लेकिन रास्ते में ये दिल्ली की ओर न जाकर चित्तौड़ की ओर मुड़ जाता है। चित्तौड़ की ओर जब मुड़ता है तो वो मेवाड़ को अपनी शर्तों पर संधि के लिए विवश कर देता है। मेवाड़ के जो शासक थे पहले राणा सांगा थे, राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा की जब मृत्यु हो गई तब वहाँ के शासक राणा सांगा के पुत्र जो कि बहुत ही कम उम्र के थे, अल्प आयु के थे, विक्रमादित्य होते हैं, जो कि सिसोदिया वंश से संबंधित रहते थे। बहादुर शाह के इसी आक्रमण को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ की राजमाता कर्णवती हुमायूं से मदद मांगने के लिए राखी भेजती है, जिसमें हुमायूं पूरी सांत्वना देता है उनकी मदद करने के लिए, लेकिन हुमायूं टाइम से नहीं पहुंच पाता है। उधर बहादुर शाह जो है टर्की का एक मशहूर तोपची जिसको बुलाता है तोप खानों को बनाने के लिए, और उसका नाम होता है रूमी खां। रूमी खां उस समय उस दौरान का एक ज़बरदस्त तोपची होता था, ठीक, जिसके चलते वो आता है और उसको ज़बरदस्त तरीके से तोपें बनाने की विधि या उसको तोपें बनाकर देता है। वहीं पर अब मेवाड़ में जब वो पहुंच जाता है तो वो अपना काम कर चुका होता है, तब उसके बाद हुमायूं पहुंचता है, जिसके चलते वो मेवाड़ को जीत लेता है संधि के तहत। कई इतिहासकार ये बताते हैं कि हुमायूं जाता ही नहीं है, मुकर जाता है वादे के तहत, लेकिन ऐसा नहीं है। हुमायूं पहुंचता है। हुमायूं के पहुंचने के पहले ही मेवाड़ बहादुर शाह पहुंच चुका होता है, ठीक है। उसके बाद 1537-38 की बात करें तो यहाँ पर फिर से दूसरी बार चुनार के किले की घेराबंदी हुमायूं करता है। रीजन शेर खां जो है वादे के अनुसार मुकरना शुरू कर देता है। जैसा कि उसने वादा किया था कि जो भी कुछ लागत होगी वो आपको देता रहेगा, वैसे शेर खां जो है ऊपर तरीके से मतलब एक चतुर्थ प्रवृत्ति का कैंडिडेट था, व्यक्ति था, तो वो क्या करता है कि ऊपरी मन से या दिखावटी रूप से वो मुगलों के पक्ष में होता था, लेकिन इधर शेर खां जो है अंदर ही अंदर अपनी शक्ति को बढ़ाया जा रहा था, ठीक। जब इन सब चीज़ों को पता चलता है तो हुमायूं फिर से एक बार चुनार के किले की घेराबंदी करता है दूसरी बार। इसमें 15 अगस्त 1538 में इसमें गौर अर्थात गौर को जीत लेता है।
जिसके चलते वहाँ पर वो जब लाशों के शवों को देखता है तो वो अचंभित रह जाता है और गौर या गौड़ नामक स्थान का नाम बदलकर जन्नताबाद रख देता है। जन्नताबाद गौर या गौड़ का नाम रखता है। तो अक्सर कई बार ये पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद या किस किले की घेरेबंदी के दौरान हुमायूं ने गौड़ का स्थान नाम बदल दिया था। तो चुनार किले की घेराबंदी दौरान। या जन्नताबाद किसका नाम किया था, तो गौर या गौड़ का। अब वो युद्ध हम पढ़ेंगे जो हुमायूं की पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। जहाँ पर हुमायूं एक बड़े साम्राज्य का शासक होता है, बादशाह होता है, वहीं पर अब जहाँ पर हुमायूं वास्तविक बादशाह होता है, वहीं पर हुमायूं एक बादशाह के नाम पर सिर्फ नकली बादशाह के रूप में रह जाता है, क्योंकि इसकी पूरी बादशाह छीन चुकी होती शेर खां के थ्रू। अब 26 जून 1539 की वो घड़ी आती है जब चौसा का युद्ध होता है। होता ये है कि शेर खां उधर बंगाल में अपने कुछ शक्तियों की वजह से मतलब उधर जाता है और वहाँ से कर वर वसूल लेता है ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों से। तो वह वहाँ के लोगों को बचाने के लिए जब तक हुमायूं पहुँचता तब तक शेर खां वापस फिर आ चुका होता है बिहार इधर। इसलिए जब वहाँ से हुमायूं वापस आना शुरू करता है, जब ये देखता है कि शेर खां आगरे की ओर बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए हुमायूं वहाँ से बंगाल से फिर चलता है। जब बंगाल से चलता है तो हुमायूं, शेर खां भी एक चतुर दिमाग का कैंडिडेट था, व्यक्ति था, तो उसने हुमायूं को रास्ते में न रोककर लंबे थोड़ा नज़दीक आकर, आगरे के नज़दीक आकर वो रोकता है चौसा में। एक्चुअली में ये होता है कि वहाँ पर एक नदी होती है, नदी के उस पार हुमायूं होता है, इस पार शेर खां होता है। अब रात के दौरान बारिश होती रहती है और जहाँ शेर खां हुमायूं रुका होता है वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पानी भर चुका होता है। पानी भरने के चलते हुमायूं की तोपें ओपें जो थी वो बर्बाद हो चुकी होती हैं और वहाँ पर बंगाल में इनके जो सैनिक थे उनको काफ़ी सारी बीमारियाँ हो चुकी होती हैं, जिसके चलते वो वहाँ से वापस आने लगता है। जब वहाँ से वापस आता है तो उसको ये रोक लेता है एक नदी के तट पे। वहीं पर रात में ये नदी पार कर कर जाता है हुमायूं से पे आक्रमण करने, लेकिन हुमायूं जो है वो घोड़े के साथ नदी में कूद जाता है, जिसके चलते वो बच तो जाता है लेकिन चौसा के युद्ध ये जीत जाता है। जीतने के उपरांत शेर खां अब अपनी उपाधि शेरशाह सूरी की उपाधि ले लेता है। अब शेर खां शेरशाह सूरी की उपाधि के साथ शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर चौसा के युद्ध में जब ये नदी में कूद कर भागता अपने घोड़े के साथ हुमायूं, तो वहाँ पर इसकी जान को बचाते हैं नियाज नामक एक भिश्ती एक्चुअली में मशक से पानी ढोने वाले लोगों को भिश्ती बोलते हैं। भिश्ती मशक एक चमड़े का एक थैला होता है जिसमें लोग पानी भरते हैं, लोगों को, यात्रियों को पानी पिलाते हैं। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो चमड़े का होता है। गर्मी के दिनों में पहले लोग का बहुत इस्तेमाल करते थे, तो उसमें पानी क्या है, ठंडा बना रहता है, जिसके चलते उन लोगों को भिश्ती कहा जाता था। भिश्ती यानी मशक से पानी ढोने वाले लोग। तो भिश्ती जो है चमड़े का थैला होता है, उसमें से उस नियाज नामक व्यक्ति ने उसको बचा लिया था। जब उसने उसको बचा लिया था तब हुमायूं जब दिल्ली पहुंचता है तब उसको आधे दिन का बादशाह नियुक्त करता है। तब उस आधे दिन के बादशाह यानी नियाज ने क्या किया था, भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, जब बहुत डीपली पूछा जाता है तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आधे दिन का बादशाह हुमायूं ने या किस शासक ने किसको बनाया था, तो हुमायूं ने नियाज नामक भिश्ती को बनाया था। ठीक है, तो ये रहा चौसा का युद्ध, जहाँ पर जहाँ ये एक निर्णायक युद्ध होता है शेर खान और हुमायूं के मध्य। उसके बाद यहाँ से तो हुमायूं शेर खां उस पर हावी हो चुका होता है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाया। वहाँ से अब अगला युद्ध होता है अगले ही वर्ष तुरंत। हुमायूं बेलग्राम जो कि कन्नौज में पड़ता है 17 मई 1550 को युद्ध लड़ा जाता है, जहाँ पर 26 जून 1539 को यह युद्ध हो रहा है। उसके एक महीने पहले ही 17 मई 1540 को बेलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध हो जाता है। इसमें हुमायूं के साथ हिंदाल और अचकरेश के दोनों भाई भी युद्ध लड़ते हैं, लेकिन मुगलों की यहाँ पर पराजय होती है, जिसके चलते अब हुमायूं सिर्फ नाम का बादशाह होता है, कहने का एक बादशाह के नाम की उपाधि रह जाती है और बादशाह के नामक कोई भी चीज़ हुमायूं के पास नहीं बचती है। अब शेर खां
दिल्ली का शासक बन जाता है। इस प्रकार दोबारा अफगान सत्ता शुरू करने वाला शासक कौन होता है, कई बार पूछा गया दिल्ली सल्तनत में, या दिल्ली पर दोबारा अफगान सत्ता शुरू करने वाला शासक कौन था, शेर खां है। ठीक, जब हुमायूं कन्नौज के युद्ध अर्थात बेलग्राम के युद्ध हारता है तो उसके बाद 15 वर्ष तक वह निर्वासन युक्त जीवन व्यतीत करता है, 1540 से 1555 तक। उसके बाद वो घूमते फिरते पहुंचता है सिंध में। वो उसको बैरम खां मिलते हैं। बैरम खां ने उसको सलाह दी कि तुम ईरान जाओ, तो वो ईरान के शाह तहमसप से मिलता है 1543 में। इधर ये जब घूमता फिरता रहता है तो उसी बीच इसको हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु थे मौलवी मीर बाबा की पुत्री थी हमीदा बानो जो कि 14 वर्षीय एक महिला थी। उनसे इन्होंने 14 अगस्त 1527 को विवाह कर लिया था, जिसके एक वर्ष उपरांत अर्थात 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर जैसे पुत्र की रत्न की प्राप्ति हुई हुमायूं को। हुमायूं का जन्म जो है सिंध में अमरकोट के राजपूत राणा वीर साल के महल में हुआ था। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, किस राणा के महल में, तो राणा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक, यहाँ ये घुमक्कड़ीपूर्ण जीवन जीता रहता है, लेकिन वहाँ से फिर वापस होता है और हिंदाल, आजकरी और कामरान को पराजित करते हुए पुनः ये भारत की ओर अग्रसर होता है। उसके बाद ये अफगान शासक जो थे, अफगान शासक शेर शाह सूरी 1545 में इधर मृत्यु हो जाती है उसकी। कलिंजर पे तोप से डाका करता है, जिसमें वहाँ से एक बारूद वापस आकर उसके बाद वहाँ से तोप वापस आकर उसकी चिंगारी उसके विस्फोटक पदार्थों में गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से एक बड़ा विस्फोट होता है जहाँ से शेर शाह सूरी मारा जाता है। उसी के उपरांत 9 वर्ष बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह 1553 मर जाता है। ये सब होते अफगान सत्ता पूरी तरह से टूट चुकी होती है, जो कि हुमायूं के लिए एक वरदान साबित होता है। हुमायूं की ज़िंदगी में कुछ वरदान टाइप चीज़ें जुड़ी रहीं। उसका भाग्य वक्त वक्त पर उसका साथ देता रहा। हुमायूं का अर्थ भी होता है भाग्यशाली। ठीक है, साथ ही 1554 में ये वापस आते हुए काबुल कांधार से होते हुए पेशावर पहुंचता है। पेशावर में 1 वर्ष के उपरांत ही 1555 में ही ये लाहौर पर कब्जा कर लेता है, यह अधिकार जमा लेता है, जिसके चलते वहाँ से वह फिर 22 जून 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध, ये बहुत पूछा जाता है मच्छीवाड़ा के युद्ध किनके मुद्दे हुआ था और कब हुआ था, तो 22 जून 1555 को मच्छीवाड़ा के युद्ध हुआ था। सिकंदर सूर को, जो कि अफगान सेना का नेतृत्व करता था, सिकंदर सूर, उसको हुमायूं ने पराजित किया था। उसके बाद हुमायूं 23 जुलाई 1555 को दिल्ली की गद्दी पर पुनः 15 वर्ष बाद बैठ जाता है। इस प्रकार दोबारा मुगल सत्ता दिल्ली पर कब काबिज हुई, ये अक्सर पूछ जाता है। यह कौन सा शासक हुआ जिसने मुगल सत्ता को दोबारा दिल्ली में चालू किया, ये पुनः शुरू किया, तो है हुमायूं। ठीक, कब, 23 जुलाई 1555 से। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हुमायूं से जुड़े हुए। इसको शाह अबुल माली ने इसको फरजंद कहकर पुकारते थे। फरजंद का अर्थ होता है पुत्र, अर्थात अबू माली इसको फरजंद अर्थात पुत्र के भांति प्यार करता था और पुत्र के नाम से उसको पुकारता था। वहीं पर 24 जून 1556 को दीन पनाह, जो इसने महल बनवाया था, बहुत बड़ा महल था, उसमें एक कोने पर शेर मंडल, भवन के एक कोने को शेर मंडल नाम दिया गया। तो उस शेर मंडल में पुस्तकालय था। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कौन सा पुस्तकालय, तो अक्सर दीन पनाह मिल जाता है, लेकिन सपोज दैट अगर दीन पनाह ऑप्शन में न मिले तो शेर मंडल पे आपको टिक करनी है, और अगर दीन पनाह और शेर मंडल दोनों मिल जाएँ तो आपको शेर मंडल को पहली वरीयता देनी है। ठीक, ऐसा कभी नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होंगे। वैसे भी शेर मंडल अभी तक कभी पूछा रह गया है, दीन पनाह के नाम से ही क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। शेर मंडल नामक पुस्तकालय से उतरते वक्त सीढ़ियों से गिर जाता है, जिससे, और ये 24 जनवरी की घटना 1556 को घटती है, और 2 दिन उपरांत अर्थात 26 जनवरी 1556 की इसकी मृत्यु हो जाती है। ये आकस्मिक मृत्यु होती है। ये भी इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर के लिए कुछ नहीं छोड़ा था, जो भी कुछ छोड़ा था संघर्षपूर्ण जीवन उसके लिए छोड़ कर गया था। ठीक है, वो तो अकबर के दौरान पढ़ेंगे चीज़ें, अकबर ने कैसे हैंडल की, कैसे सिचुएशंस को संभाली, कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी उनके पक्ष में, कौन कौन सी विपक्ष में थी, कौन कौन से लोग उनके सामने
एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गए थे। ये सब अगले लेक्चर अकबर के दौरान पढ़ेंगे। अबुल फजल ने इसे इंसान कामिल कहा था। इंसान कामिल का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने किसी कार्य विषय को लिया हो और उसमें उसने योग्यता प्राप्त कर ली हो, तो ऐसे व्यक्ति को इंसान कामिल कहते हैं। किसने कहा था? अबुल फजल ने। मीना बाज़ार की दिल्ली में शुरुआत हुमायूं ने की थी। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि मीना बाज़ार की शुरुआत किसने की थी? तो हुमायूं ने की थी, लेकिन अकबर ने आगरा में की थी। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। मीना बाज़ार में क्या था? मीना बाज़ार में जो भी राजमहल में कर्मचारी थे वे दुकानें लगाते थे, और वहाँ के जो राज परिवार के लोग थे वो क्रय विक्रय करते, यानी इनकी रानियाँ, इनकी दासियाँ जो भी हुमायूं होती थी, ये सारी क्रय विक्रय करती थी। ये ज्योतिष पर विश्वास रखता था, इसलिए ये सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था, जिनमें से रविवार को पीला, सोमवार को सफ़ेद और शनिवार को काले रंग के वस्त्र धारण करता था। बाकी और भी दिन अलग अलग रंग का इस्तेमाल करता था, लेकिन इन दिनों में स्पेशली इन्हीं रंगों का इस्तेमाल करता था। प्रशासनिक सहायता के रूप में इसने अहल-ए-मुराद नामक एक वर्ग की गठन किया था, जिसमें नर्तक और नर्तकियां शामिल होती थी और प्रशासनिक व्यवस्था में अपना हाथ बटाती थी। तो ये रहा हुमायूं का इतिहास। हुमायूं ने नसीर उद्दीन मोहम्मद की उपाधि से गद्दी पर बैठा था। तो हुमायूं जब सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है या चोट खा जाता है, उसके 2 दिन उपरांत मरता है, अर्थात मरा ही समझ लो, तो लेन पोल जो कि एक सुयोग्य इतिहासकार होते हैं, उन्होंने कहा कि वो ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ही टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट, ठीक। तो ये रहा लेन पोल का कहना, और होते करते हुमायूं मर जाता है। इसके बाद इसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठता है। अकबर के बारे में अगले लेक्चर में जानकारी लेंगे, लेकिन अकबर से पहले बीच में शेरशाह सूरी जो आ गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए ये रहा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो प्लीज़ लेक्चर को स्किप करके मत देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहें। आप लोगों के सारे सब कुछ चलना है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।